नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, अभी मेडिकल ऑफिसर का पेपर हुआ था तो कुछ एक क्वेश्चन वहाँ पर डाउटफुल थे, उनको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और मिशन एलाइड के प्रीवियस पार्ट में भी एक क्वेश्चन डाउटफुल रह गया था, उसको भी यहाँ पर क्लियर कर लिया जाएगा। और आज जो क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे वो आपको कभी भी नहीं भूलने वाले, क्योंकि इन क्वेश्चन को हम डिटेल से भी जानेंगे और ये क्वेश्चन एक बार डाउटफुल रह चुके हैं तो अब ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं पंगाटी इज नोन टू बी एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस घाटी का पुरातन नाम पंक्ति है। तो पंक्ति कर किस घाटी का पुरातन नाम है, ये जो है वो कौन सी वैली है, ये पांगी घाटी है। ऑप्शन डी सही आंसर। वैसे तो हमने पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। पेपर 1 में जब हमने ये डिस्कस किया था तब वहां पर थोड़ा सा डाउट रह गया था कि है या भी नहीं है पांगी, परंतु अभी आंसर की आ चुकी है और आंसर की के अकॉर्डिंग पांगी वैली को जो था वो पंक्ति भी जो था वो पहले बोलते थे। पांगी वैली की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है। पांगी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में जो है वो आता है। किलाड़ में इसका हेडक्वार्टर आता है। और ये जो पांगी का क्षेत्र है ये या फिर ये पांगी वैली है, इसको जो है वो चेनाब नदी के द्वारा जो है वो ड्रेन किया था। चेनाब नदी इसको जो है पानी प्रोवाइड जो है वो करवाती है। चेनाब नदी की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। जब ये चंबा में एंटर करती है, थिरोट नाला के समीप ये चंबा में एंटर कर जाती है और उसके बाद ये चेनाब के नाम से जानी जाती है और डिस्ट्रिक्ट चंबा को ये जो है वो संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ देती है। पांगी में जो ट्राइब रहती है उसको पंगवाल ट्राइब जो है कहते हैं। उनके बीच में हम अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिचुअल्स उनके अलग अलग टाइम में हमने पढ़े हैं मिशन एलाइड में। चंबा में ही अगर हम ऐसी वैलीज की बात करते हैं तो चंबा में जो है वो एक जो चंबा वैली खुद आती है उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोलते हैं। चंबा में जो है डगानी धार भी जो है वो आती है। डगानी धार जो है वो एक शाखा के रूप में ही मानी जाती है पांगी वैली का। और पीर पंजाल रेंज के बारे में आपने सुना है तो मुख्य रूप से पीर पंजाल रेंज भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही फॉल करती है। तो इतना सब यहाँ से हम ध्यान रखेंगे पांगी के बारे में। पब्बर यहाँ पर दिया गया है। पब्बर वैली जो है वो कहाँ पर आती है, इसको रोहड़ू वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और ये शिमला में जो है वो आती है। पाउंटा वैली की अगर हम बात करें तो पाउंटा वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो आती है। पाउंटा वैली को जो है वो क्यादरून वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बसपा वैली यहाँ पर दिया गया है। बसपा वैली की अगर हम बात करें तो इसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आती है। तो ऑप्शन में जो 3 और वैलीज दी गई हैं वो वैलीज भी जो है वो आपकी यहाँ से क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो पेपर 1 का ही क्वेश्चन है। मेडिकल ऑफिसर का जो पेपर अभी हुआ था ये भी क्वेश्चन डाउटफुल रह गया था। बोलते हैं यहाँ पर कात्यायन मेंशन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जनपद इन अर्ली हिमालयस नाउ फॉर्मिंग हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल क्षेत्र जहां अब हिमाचल प्रदेश है, हिमालय का क्षेत्र जहां पर अब हिमाचल प्रदेश है, बोलते हैं यहाँ पर कात्यायन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जनपद प्रकारों का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो है वो 2 जनपद है जिनका उल्लेख है। तो ये 2 जनपद कौन कौन से हैं? एक तो था एक राजा और एक था संघा। एक राजा और संघा जनपद जो था वो यहाँ पर हुआ करते थे। इनका उल्लेख जो है वो मिलता है। ये उल्लेख जो है वो कात्यायन के अनुसार जो है वो मिलता है। तो इसका 1 और 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम जनपदों की बात कर ही रहे हैं तो हिमाचल के जो हिमाचल जो एक ट्राइबल रिपब्लिक हुआ करता था, यहाँ पर संघ जनपद जो था वो हुआ करता था और इसको जो था वो आयुधाजीवी संघ भी जो था वो बोला जाता था। बाकी तो आपको पता है कि हिमाचल की हिस्ट्री में हमें जनपदों के बारे में जानने को मिलता है। हमें जो है वो आयुधाजीवी संघ की अगर हम बात करें तो त्रिगर्त क्षेत्र की हम बात करते हैं। त्रिगर्त ये जो है वो कांगड़ा को पहले बोलते थे। त्रिगर्त जो है वो उसको पाणिनि के द्वारा आयुधाजीबी भी जो है वो कहा गया है। आयुधाजीबी जो है वो किसको कहा गया है? त्रिगर्त को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? वो पाणिनि के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर ओडम्बराज रहते थे, कुल्लूत रहते थे। यहाँ पर जो था वो कुनिंदाज रहते थे। कुनिंदाज को कुलिंदाज भी बोला जाता था। और हमने क्वेश्चन भी देखा था पेपर 1 में और हमने देखा था कि अंबाला और सहारनपुर के क्षेत्रों में जो है वो इन कुनिंदाज के कॉइन्स जो है वो हमें देखने को जो है वो मिलते हैं। तो इतना यहाँ से काफ़ी है याद रखने के लिए। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है कि बोलते हैं इन 1914 मूवमेंट इन मंडी स्टार्टेड अगेंस्ट वजीर उपाध्याय जीवानंद। तो बोलते हैं 1914 में मंडी में वजीर उपाध्याय जीवानंद के खिलाफ एक आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ शोभाराम ऑफ सरकाघाट, कि ये आंदोलन जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये शोभाराम की अध्यक्षता में हुआ था।
तो हम पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। देखो 1914 में एक मूवमेंट मंडी में हुई थी क्या? नहीं, 1914 में ये नहीं हुई थी। ये मूवमेंट 1909 में जो था वो हुई थी। 1909 में मंडी में जो था वो भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा जो था वो प्रचलन था, बहुत ज़्यादा बोलबाला इसका था। तो यहाँ के वजीर हुआ करते थे जिनका नाम वजीर उपाध्याय जीवानंद था। इनके खिलाफ जो है ये, इनके भ्रष्ट शासन के खिलाफ जो है यहाँ के लोगों के द्वारा जो था ये आंदोलन किया गया था। इस टाइम मंडी के जो राजा हुआ करते थे वो राजा भवानी सेन हुआ करते थे, और राजा भवानी सेन के ही ये वजीर थे जिनका नाम जीवानंद पादा था। और इनको जीवानंद पादा भी बोलते हैं, वैसे ये ध्यान रखें। उपाध्याय जीवानंद तो इनको बोलते हैं, परंतु जीवानंद पादा कर भी इनको कहा जाता है। अब इस आंदोलन को लीड किया गया, यहाँ पर भ्रष्टाचार था, इसके खिलाफ एक आंदोलन होता है। इस आंदोलन को लीड किया गया मंडी के सरकाघाट क्षेत्र के शोभाराम के द्वारा। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, परंतु दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। सरकाघाट के शोभाराम थे, इनके द्वारा कुछ सज्जन व्यक्तियों के साथ मिलकर जो था वो अपनी शिकायतें जो था वो राजा को बताई गई, परंतु किसी के द्वारा, राजा भवानी सेन के द्वारा या किसी और के द्वारा कोई जो था वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद ये आंदोलन होता है, और आंदोलन बहुत भयंकर रूप से होता है। पहले तो ये जो शोभाराम थे ये कुछ 401 लोगों को लेकर जो था वो अपने शिकायतों को लेकर दरबार में पहुंचते हैं, परंतु इनकी शिकायतें यहाँ पर नहीं सुनी गई। तो शोभाराम के द्वारा बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, लगभग 2000 के करीब लोग इकट्ठा होते हैं और एक आंदोलन करते हैं। मंडी शहर की ओर वो चल पड़ते हैं आंदोलन करते हुए। अपने जो उनका एक जुलूस था वो मंडी शहर की ओर जो है वो निकलता है। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ से अराजकता जो है वो फैल जाती है, हिंसा भड़क उठती है, और मंडी के जो राजा थे उनको विवश होकर, उनको मजबूर होकर जो था वो अंग्रेजों से सहायता मांगनी पड़ी। उन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता यहाँ पर ली, ब्रिटिशर्स की सहायता ली गई। ब्रिटिशर में हमें देखने को मिलता है कि जालंधर के कमिश्नर उस टाइम, कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर, कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर, वो सब मौके पर यहाँ पर आते हैं और सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है वो पहले तो कानून व्यवस्था को बहाल किया जाता है, और इस आंदोलन को भी जो है वो बाद में चलकर दबा दिया जाता है। परंतु ये आंदोलन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कहाँ से था, शोभाराम कहाँ से था, राजा कौन था मंडी का उस टाइम, वो ध्यान रखना है। कब ये आंदोलन हुआ था, वजीर कौन था मंडी का उस टाइम। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, परंतु ये पूरा क्वेश्चन से बनाते हैं। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर वही लिखा गया है जो मैंने आपको बता दिया, उससे ज़्यादा ही बताया है। हालांकि ये क्वेश्चन देखो, पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन में गलती हो गई थी। देखो आपने जितना भी पढ़ा हो, परंतु प्रॉपर प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है ना तो गलती हो ही जाती है, और पेपर में यही गलतियां ना आपको बहुत पीछे ले जाती हैं। क्वेश्चन देखो, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, परंतु पिछली वीडियो में गलत हो गया क्वेश्चन गलती से ही। आगे यहाँ पर बोलते हैं फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज डॉक्टर YS परमार इलेक्टेड टू द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1963। तो बोलते हैं 1963 में डॉक्टर YS परमार, जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री भी थे, बोलते हैं किस विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुनकर गए थे। अगर हम बात करते हैं 1963 की, तो 1963 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये संगड़ाह क्षेत्र से चुनकर जो था वो गए थे। संगड़ाह ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो संगड़ाह क्षेत्र कहाँ पर आता था, संगड़ाह क्षेत्र सिरमौर में आता था, और वहां से चुनकर जो था ये गए थे। और ना हमें ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहां से YS परमार अलग अलग टाइम पर जो था वो चुने गए थे। जैसे कि पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे 1952 में, तो 1952 में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की पछाद विधानसभा क्षेत्र से जो था वो ये चुनकर गए थे, और उस टाइम ये पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री भी जो था वो बने थे। दूसरी बार 1963 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं, और 1963 में ये संगड़ाह विधानसभा क्षेत्र से चुनकर जो था वो गए थे। तीसरी बार ये 1967 में जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। 1967 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर गए थे। 1967 के बाद ये फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं 1972 में, तब भी ये रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से ही चुनकर गए थे। डाटा बहुत आसान है, परंतु क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते थे, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक यहाँ पर जो है वो इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, नाहन विधानसभा क्षेत्र आता है, एक यहाँ पर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र आता है, एक श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र आता है, एक यहाँ पर शिलाई विधानसभा क्षेत्र आता है, और एक यहाँ पर पौंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है। ये 5 इस तरह के विधानसभा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आते हैं। और डॉक्टर ये YS परमार के बाद जो था वो 1977 में जब ये त्याग पत्र दे देते हैं परमार साहब, तो उसके बाद श्री रामलाल ठाकुर को जो था वो बनाया गया
मुख्यमंत्री। रामलाल ठाकुर जो था वो कहाँ से चुनकर गए थे, तो रामलाल ठाकुर उस टाइम जो था वो जुब्बल कोटखाई, जो शिमला में एक विधानसभा क्षेत्र आता है, जुब्बल कोटखाई से चुनकर जो था वो गए थे। फिर 1977 में फिर से इलेक्शन हुए थे जब प्रॉपरली, तो उस टाइम जो था वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो पहली बार बने नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री, जिनका नाम श्री शांता कुमार था। शांता कुमार जो था वो सुलह विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुनकर गए थे। जो सुलह विधानसभा क्षेत्र था ये कहाँ का विधानसभा क्षेत्र था, ये जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का विधानसभा क्षेत्र था। और हिमाचल के जो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे वो रहे वीरभद्र सिंह जी। वीरभद्र सिंह जी जो था वो लगभग 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, परंतु अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनकर ये जाते थे। जैसे कि 1983 में जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो रोहडू से ये चुनकर गए थे। फिर दूसरी बार 1985 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी ये रोहडू से ही थे। 1993 में जब ये तीसरी बार बने थे तब भी ये रोहडू से ही थे। उसके बाद 1998 में जब ये बने तब भी ये रोहडू से ही थे। और 2003 में ये फिर से मुख्यमंत्री बने तब भी ये रोहडू से ही थे। परंतु जब ये 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 2012 में ये शिमला ग्रामीण क्षेत्र से जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। तो इस तरह से मुख्यमंत्रियों के बारे में पता चल गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और अपकमिंग एग्जाम के लिए, या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप टाइमली इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब तक पेपर आएगा तब तक आपका अच्छे से रिविजन भी हो सके और आपको जो है वो अपनी कमियों के बारे में पता चल सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वो है कि कमियों को एनालाइज करना और उनको इम्प्रूव करना। तो वो तभी हो पाएगा अगर आप टाइमली जो है उस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ते हैं और अपनी कमियों के ऊपर जो है वो काम करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज के स्लॉट 2 का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बाई वट नेम कैप इन किन्नौर इज नोन एज। तो बोलते हैं किन्नौर में जो कैप होती है, टोपी होती है, उसको किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो किन्नौर में कैप को जो है शिव बोलते हैं, शिव कर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो हिमाचल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमाचल वैसे तो एक पहाड़ी राज्य आता है, परंतु इसमें भी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, कुछ पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला के अपर एरिया हो गए, है ना, चंबा के अलग अलग क्षेत्र हो गए। तो यहाँ पर ड्रेसेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो किन्नौर के ही हम देखेंगे, यहाँ पर टोपी को शिव बोला जाता है, परंतु यहाँ पर जो ड्रेसेस हैं किन्नौर में, थेपांग भी जो है वो हिमाचली कैप को यहाँ पर पॉपुलरली बोला जाता है, थेपांग भी पॉपुलरली बोलते हैं। यहाँ पर जो वुलन क्लॉक होता है उसको छुब्बा जो है वो बोला जाता है, ये जो है वो विंटर्स में पहना जाता है। ढोरी और ढोरू इसको बोलते हैं, जो कि वुलन साड़ी होती है, चोली होती है, और चांदली जो है वो शॉल को जो है वो बोलते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर राग होया जो है वो एक ऑर्डिनरी शर्ट को बोल दिया जाता है। घोलक और घोए या फिर युंगलुक हो गया या फिर लिंच हो गया, ये वुलन शॉल को जो है वो बोला जाता है। खेरा जो है वो वुलन रोप को बोला जाता है, और शू जो है वो यहाँ पर कैप को जो है वो बोला जाता है। तो इस तरह से आपने ये ड्रेसेस के बारे में ध्यान रखना, जो किन्नौर में अलग अलग नाम से ड्रेसेस को जो है वो जाना जाता है। किन्नौर जो है ना वो हिमाचल प्रदेश का, अगर हम इसकी पॉलिटी के हिसाब से देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश का ये जो था वो 6ठे नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। जब हिमाचल की स्थापना हुई थी तो 4 डिस्ट्रिक्ट होते थे, 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर बना था और 6ठे नंबर का डिस्ट्रिक्ट किन्नौर बना था। 1960 में ये डिस्ट्रिक्ट जो था वो हिमाचल का बना था। यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनकी हम पीछे अलग अलग बात भी कर रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसकी जियोग्राफी किस तरह से है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो हमें जानने को मिलता है कि किन्नौर यहाँ पर शिमला के साथ बाउंड्री शेयर कर लेता है, कुल्लू के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और लाहौल स्पीति के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, परंतु यहाँ पर दूसरी ओर ये तिब्बत के साथ भी बाउंड्री लगाता है। तो ये किन्नौर की बाउंड्री के बारे में, किन्नौर के जो बॉर्डर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या फिर अलग अलग कंट्रीज के साथ लगता है उसके बारे में भी क्लियर हुआ। किन्नौर के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस। तो बोलते हैं 1991 में जब जनगणना हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का जो लिटरेसी रेट था वो कितना था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अक्सर जो हम लिटरेसी रेट पढ़ते हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भी हमने पढ़ा है, परंतु पेपर में 1991 का भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट 1991 की जनगणना के अनुसार अलग अलग आंकड़े पूछे भी गए हैं। अगर हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ का लिटरेसी रेट जो था वो 63.75 जो था वो हुआ करता था 1991 की जनगणना के अनुसार। जब 1991 में जनगणना होती है तो 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट था वो अलग अलग था। ये जो मेल यहाँ का लिटरेसी रेट था वो था 75.36% और उसके बाद जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो था 52.13% और टोटल यहाँ का लिटरेसी रेट जो था वो कितना था, वो था 63.75%। उसी तरह 2001
2001 में जब जनगणना होती है तो पूरे हिमाचल का जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, वो था 76.48%। और पूरे हिमाचल के बाद जो पूरे हिमाचल में मेल लिटरेसी रेट था उस टाइम वो कितना था, वो 85.35% था। फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ का जो था वो 67.42% था। 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार जो था वो 82.80 था, जो था वो हिमाचल का लिटरेसी रेट था। यहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट था वो था 89.53% और फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो 75.93% था। ये आपने ध्यान रखना है इन टर्म ऑफ परसेंट। हिमाचल का लिटरेसी रेट 1991 में कितना था, 2001 में कितना था, 2011 में कितना था। अभी 2021 की जनगणना की नहीं हुई है, जब भी होगी उसके आंकड़े आएंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। परंतु अभी हमारे पास जो लेटेस्ट आया है वो इकोनॉमिक सर्वे आया है, बजट आया है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट का पहला पार्ट हमने डिस्कस भी कर लिया है और वो आप देखेंगे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। इकोनॉमिक सर्वे की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें ही बजट को भी हमने ऐड कर दिया, बजट की वीडियो को भी उसी में ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो आंकड़े होते हैं ना, चाहे वो बजट के हो गए, चाहे इकोनॉमिक सर्वे के हो गए, 2011 की जनगणना के हो गए, वो सारी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो एग्जाम में करते हैं। इनफैक्ट जनगणना के ऊपर तो एक अलग से जो है वो वीडियो हमने टेस्ट सीरीज ग्रुप में डाली भी है। जो टेस्ट सीरीज है उसमें एक अलग से वीडियो है जनगणना की ही, वो क्वेश्चंस हैं अलग से जनगणना के जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से बोलते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। बोलते हैं पहले ऑप्शन से बोलते हैं डोलोमाइट फाउंड इन कोठीपुरा एंड पंजौता एरिया ऑफ बिलासपुर। की डोलोमाइट हिमाचल में कोठीपुरा में पाया जाता है और पंजौता एरिया जो है वहाँ पर जो है वो पाया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं क्वेटजाइट फाउंड इन पुखार एरिया ऑफ बिलासपुर। की क्वेटजाइट भी जो है वो पुखार एरिया बिलासपुर में जो है वो पाया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि रॉक सॉल्ट फाउंड इन गुम्मा एंड दरंग। ये मंडी में पड़ते हैं गुम्मा और दरंग, यहाँ पर ये पाया जाता है। और आगे बोलते हैं मैग्नेसाइट फाउंड इन तारा देवी एरिया ऑफ शिमला। की मैग्नेसाइट तारा देवी जो शिमला का क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। डोलोमाइट की बात करते हैं। डोलोमाइट देखो, डोलोमाइट जो है ये कोठीपुरा और पंजौता ब्लॉक जो बिलासपुर के हैं वहाँ पर पाया जाता है। बिल्कुल सही बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। तो पहला तो हमारे पास सही दिया गया है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्वेटजाइट की बात करते हैं। क्वेटजाइट जो है ये पुखार एरिया, जो बिलासपुर का पुखार एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, ये भी सही बात है। ग्लासेस वगैरह बनाने में जो है क्वेटजाइट का इस्तेमाल जो है वो होता है। हिमाचल में अगर हम देखते हैं कि रॉक सॉल्ट जो मिलता है वो केवल मात्र गुम्मा और दरंग में मिलता है। गुम्मा और दरंग की जो सॉल्ट की माइंस हैं वो कहाँ पर स्थित है, वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। और मैग्नेसाइट इज फाउंड इन तारादेवी एरिया ऑफ शिमला। की मैग्नेसाइट जो है वो शिमला के तारादेवी क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। तो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट हमारे पास बच जाती है और यही जो है वो करेक्टली मैच नहीं की गई है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैग्नेसाइट जो है वो तारादेवी में नहीं पाया जाता। मैग्नेसाइट कहाँ पर पाया जाता है? मैग्नेसाइट जो है वो गुमरूला सुवाई एरिया है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, जहाँ पर ये पाया जाता है। तो मैग्नेसाइट का ध्यान रखना है कि मैग्नेसाइट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये गुमरूला सुवाई एरिया है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, जहाँ पर ये मैग्नेसाइट जो है वो पाया जाता है। तो हिमाचल में आपको मैग्नेसाइट के अलावा रॉक सॉल्ट का पता चल गया, क्वेटजाइट का पता चल गया, डोलोमाइट का पता चल गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमने 4 इस तरह के इंपॉर्टेंट मिनरल्स हिमाचल के पढ़ लिए, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो भी पता हमें चला। आगे बोलते हैं यहाँ पर सुजम चुंगी इज अ ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ट्राइब। तो बोलते हैं सुजम चुंगी निम्नलिखित में से प्राचीन जनजाति में से किसकी पारंपरिक परिषद है। तो सुजम चुंगी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो ट्रेडिशनल काउंसिल होती है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि सुजम चुंगी है क्या, ये ट्रेडिशनल काउंसिल होती है और किसकी ट्रेडिशनल काउंसिल है ये। तो ये जो है वो खम्पास के बीच में, खम्पा जो हमारे पास ट्राइब आती है यहाँ पर एंशिएंट, उनके बीच में जो है ये एक ट्रेडिशनल काउंसिल जो है वो आती है। ऑप्शन बी सही आंसर। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। खम्पा पीपल जो है उनकी जो ट्रेडिशनल काउंसिल होती है उसको सुजम चुंगी बोलते हैं। ये किसके द्वारा हेड की जाती है, इसके मुखिया कौन होते हैं? गोवा जो है वो इसके मुखिया जो है वो होते हैं। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम किन्नौर की कर रहे थे तो अभी हम खम्पास की भी कर लेते हैं। खम्पास के द्वारा छुबा एक लॉन्ग गाउन होता है वो पहना जाता है। वंजुंग जो शर्ट होती है वो पहनी जाती है। शिरिंग किंगर एक कैप होती है इनकी जिसको ये पहनते हैं। शुक्तू होता है वुलन बेड शीट होती है जिसको घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खम्पास के बीच में आपने ध्यान रखना है। इनके बीच में मैरिज और डाइवोर्स सिस्टम भी होता है। इनके बीच में जो मैरिज को फिक्स करने वाला एक नेगोशिएटर होता है उसको फख्तुन जो है वो बोला जाता है, फख्तुम उसको जो है वो बोलते हैं। और डाइवोर्स जो खम्पास के बीच में होता है उसको जत्सारी झा
डल वा इस तरह से बोलते हैं, और जा छो छे भी जो है वो उसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि जा छो छे जो है वो किसके बीच में डाइवोर्स का टाइप है, तो वो खम्पास के बीच में डाइवोर्स का टाइप आता है। खम्पास जो है वो 4 सेक्ट्स जो लामिस्टिक बुद्धिज्म के होते हैं उनमें जो है विश्वास रखते हैं। उसमें एक गालुका आता है, उसमें जो है निन्गामा पा आता है, उसमें साक्या पा आता है, और उसमें जो है वो खारगुंदा पा जो है वो आता है। तो इस तरह के 4 लामिस्टिक बुद्धिज्म सेक्ट हैं जिनके ऊपर ये विश्वास जो है वो करते हैं, जिनको ये मानते हैं। तो ये हमने जान लिया खम्पास के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ से जो है वो खम्पास के बारे में जान लिए। अब कुछ भी पूछा जाएगा गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलते हैं अ प्रेम प्रचारिणी सभा धामी स्टेट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1937 की जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा थी उसको 1937 में आयोजित किया गया था। बोलते हैं लेटर इट वाज कन्वर्टेड टू धामी रियासती प्रजामंडल जिसको DRPM बोला गया ऑन 13 जुलाई 1939। और उससे आगे बोलते हैं कि द फेमस शूटिंग इंसिडेंट ऑफ धामी टुक प्लेस इन जुलाई 16, 1939। अब देखो हम बात करते हैं धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की। सबसे पहले तो बिल्कुल सही बात है कि जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा थी 1937 में ही इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इसको 1937 में ही आयोजित किया गया था और इसको जो था वो बाद में चलकर धामी रियासती प्रजामंडल में बदल दिया गया था। धामी रियासती प्रजामंडल में इसको 1939 13 जुलाई को जो था वो बदल दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। उसके बाद हमारे पास धामी गोलीकांड जो है वो होता है। धामी गोलीकांड बोलते हैं कब होता है, क्या ये 16 जुलाई को हुआ था? तो बिल्कुल सही बात है। 13 जुलाई को धामी रियासती प्रजामंडल बन गया, 16 जुलाई को जो था वो धामी गोलीकांड जो था वो हो गया था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। ये जो धामी गोलीकांड था ये 16 जुलाई 1939 को जो था वो हुआ था। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हमारे पास सही है, करेक्ट था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास करेक्ट जो है वो ऑल ऑफ दीज है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास सही दी गई हैं। बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी 16 जुलाई 13 जुलाई इन चीज़ों को लेकर। तो अब यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कोई भी। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो हम बढ़ेंगे। बोलते हैं गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरीज मैच दिस करेक्टली। तो यहाँ पर देखो रिवर्स दी गई हैं जैसे चेनाब, सतलुज, ब्यास, रावी यहाँ पर दिया गया। इनकी जो है वो सहायक नदियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले चेनाब जो है वो दिया गया है। चेनाब जो है वो चेनाब की क्या मुलगांव सहायक नदी है, सियाचर नाला या फिर मनालसू या फिर चित्राड़ी। तो हम चेनाब की देखेंगे कि सियाचर नाला जो है वो इसकी सहायक नदी है। तो ए को जो है वो हम किसके साथ मैच कर देंगे, पहले को जो है हम किसके साथ मैच कर देंगे, पहले को हम बी के साथ जो है वो मैच कर देंगे। उसके बाद सतलुज हमारे पास दिया गया। तो सतलुज की हमने सहायक नदियाँ देखी हैं, यूला, वेंगर, मुलगांव भी उसमें हमने एक देखी है। तो दूसरे को जो है हम किसके साथ मैच कर देंगे, दूसरे को हम ए के साथ मैच कर देंगे। पहला बी के साथ मैच हो गया, दूसरा ए के साथ मैच हो गया। तीसरा हमारे साथ ब्यास दिया गया है हमारे पास। तो ब्यास में मनालसू एक आती है। मनालसू जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो ब्यास की ही सहायक नदी है। तो तीसरा जो है वो हमारे पास सी के साथ मैच हो जाएगा और चौथा बच जाता है रावी। तो रावी जो है वो चित्राड़ी जो है वो इसकी सहायक नदी है। तो चौथा डी। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से जो है वो इन चीज़ों को मैच किया गया है। चेनाब, सतलुज, ब्यास, रावी ये किस किस की जो है वो सहायक नदियाँ हैं, किस किस की कौन कौन इनकी सहायक नदियाँ हैं वो हमें पता चल जाता है यहाँ से। हिमाचल में 5 ही तो नदियां हैं और ये 5 नदियां हैं। इसमें से सबसे बड़ी नदी सतलुज आती है, सबसे छोटी नदी यमुना आती है। सतलुज नदी का वैदिक नाम स्तुद्री आता है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी आता है। बाकी ब्यास का वैदिक नाम जो है वो अर्जिक्या आता है, रावी का वैदिक नाम पुरुषानी आता है और चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी जो है वो आता है। अब ये हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं। इनकी सहायक नदियाँ भी छोटी छोटी सी ही हैं, इनको याद करना भी बहुत आसान है। मिशन एलाइड में बहुत बार, एक बार नहीं हज़ारों बार ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं और अब तक तो ये चीज़ें याद भी जो है वो हो गई होंगी और होनी भी चाहिए अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को जो है वो लिंक किया जाता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको याद रहे चीज़ें। क्वेश्चन देखेंगे हम अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड नियर द समिट ऑफ कुंजुम पास। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी झील कुंजुम दर्रे के शिखर के पास स्थित है। तो कौन सी झील ऐसी है जो कि कुंजुम दर्रे के समीप जो है वो आती है। अब कुंजुम दर्रा लाहौल और स्पीति में आता है, परंतु इसके समीप एक इनमें से झील आती है। अब आपने कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी झील जो है वो आती है। ये क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड के प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था और पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, डिटेल से एक्सप्लेन कर मैंने आपको बताया था। अभी आप कमेंट
कमेंट कर इसका आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से जब आप @allexam31 सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स की जो भी अपडेट होती है वो आपको मिलती रहे, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो भी आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।